नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम संसद के बारे में पढ़ेंगे। तो संसद जो है वह सरकार का विधायी अंग है और संसदीय प्रणाली है। उसको सरकार की वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं। और संसद जो है, संसदीय प्रणाली जो है वह सरकार में एक केंद्रीय स्थान रखती है। और यह हमारे संविधान के भाग जो 5 है, संविधान के भाग जो 5 है, भाग 5 में और अनुच्छेद 79 से 122 के तक में क्या है, संसद जो है, संसद का इसी में उल्लेख किया गया है। तो पार्लियामेंट जो हमारा है, हमारे देश का जो पार्लियामेंट है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसकी क्या संरचना है, इसके कौन कौन से अंग हैं, कौन कौन से अंग से मिलकर के बनती है, इन चीज़ों को हम इसमें विस्तार से जानेंगे। तो संसद जो है वह हमारे संविधान के जो अनुच्छेद 79 से 122 है, 79 से लेकर के 122 में क्या है, संसद का उल्लेख करता है, संसद का वर्णन है इसी में। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि संसद का जो गठन होता है वह किस प्रकार से संसद का गठन होता है। तो संसद का गठन होने के लिए क्या क्या चाहिए, तो संसद के गठन में 3 अंगों का होना जरूरी है। वह है पहला राष्ट्रपति, और दूसरा राज्यसभा, और तीसरा लोकसभा। इन तीनों चीजों से मिलकर के क्या बनता है, भारत का संसद बनता है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है, जो राष्ट्रपति हैं वह संसद के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन संसद के अंग होते हैं। यानी कि सदस्यता में राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं और लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वो सब संसद के अंग होते हैं, संसद के अंग कहलाते हैं। अब इसके साथ हम जानते हैं कि संसद और में जो राज्यसभा लोकसभा है, इनकी चुनाव प्रणाली किस प्रकार से होती है, इनकी संरचना किस प्रकार से होती है, इन चीजों को भी हम जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं इसकी संरचना, राज्यसभा की संरचना कैसे होती है और लोकसभा की संरचना किस प्रकार से होती है। तो संरचना में अनुच्छेद 80 के तहत जो है, अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा की संरचना की बात की गई है। और अनुच्छेद जो 80 है हमारा 80, इसी के तहत राज्यसभा की संरचना होती है। और इसमें संसद की जो अधिकतम, जो राज्यसभा की अधिकतम संख्या होगा वह निर्धारित है संविधान में, वह होगा 250, 250 होगा। संसद की जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी होगा, 250 निर्धारित है। इसमें 229 जो है, 229 सदस्य हैं, वह राज्यों के प्रतिनिधित्व होंगे, राज्यों से होंगे, सभी राज्यों से प्रतिनिधित्व करेंगे। 229 सदस्य हैं, वो सभी राज्यों से एक विधानमंडल के माध्यम से चुन करके आते हैं। यह प्रत्यक्ष रूप से, यह जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं, वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते हैं, बल्कि राज्य विधानमंडल के सदस्यों जो होते हैं, विधायक जो होते हैं, उनके द्वारा चुने जाते हैं। और यह इनकी संख्या जो होता है 229 होता है। इसके बाद 4 जो सदस्य होते हैं वो संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होकर के आते हैं, और इनका भी चुनाव संघ राज्य के जो विधानमंडल है, विधानमंडल के सदस्य जो होते हैं वो चुनते हैं और इनको संसद में, राज्यसभा में भेजते हैं। इसके बाद 12 जो सदस्य हैं, 12 सदस्यों की राष्ट्रपति जो है वो मनोनीत करते हैं, जो किसी विशेष प्रकार के, यानी कि किसी विशेष जानकारी रखते हैं, खेल के क्षेत्र में या संस्कृति क्षेत्र में या किसी क्षेत्र में विशेष प्रकार की जानकारी रखते हैं, उनको राष्ट्रपति जो है मनोनीत करते हैं। ऐसे 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं जो किसी क्षेत्र में विशेष जानकारी रखते हैं और विशेष अनुभव रखते हैं, और 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति के माध्यम से राष्ट्रपति करते हैं मनोनीत। इसके बाद इसमें देखिए कि लोकसभा की संरचना जो होता है वह किस प्रकार से होता है। तो लोकसभा का जो संरचना होता है वह होता है कि लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मतदान के माध्यम से इनको चुना जाता है, सांसद को चुना जाता है, और इनकी जो अधिकतम संख्या होगा वह है, संसद में निर्धारित है, यानी कि संविधान में निर्धारित है, 552 सदस्यों का इसमें निर्धारण किया गया है कि लोकसभा जो होता है वो लोगों का चुने हुए प्रतिनिधियों का सभा होता है, और जिसमें अधिकतम संख्या जो होता है 552 निर्धारित किया गया है संविधान में। इनमें
530 जो होगा वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगा, यानी कि राज्यों द्वारा चुन करके आता है, जनता के माध्यम से जनता जिसको चुनती है उनकी संख्या कितनी होती है 530, जो कि विभिन्न राज्यों से चुनकर आते हैं। और 20 सदस्य जो होते हैं वह संघ राज्य क्षेत्रों से चुन करके आते हैं और जनता द्वारा चुने जाते हैं। और 2 ऐसे सदस्य होते हैं जिनको राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन जो होता है आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर करके और लोकसभा में स्थान देते हैं। 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। इसके बाद देखिए कि टोटल जो वर्तमान में अभी प्रेजेंट में अभी राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वो है 245। और लोकसभा में अभी प्रेजेंट में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वो है 545 की अभी संख्या है। और इन दोनों में दोनों की जो अवधि होगा, यानी राज्यसभा की अवधि होगा और लोकसभा की क्या अवधि है, इस चीज को जानते हैं। तो राज्यसभा के जो होगा, राज्यसभा के सदस्यों की जो अवधि होगा वह 6 वर्षों की होगा। और राज्यसभा एक ऐसा सदन है, यानी कि इसको आप उस सदन हम कहते हैं। और लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। लेकिन निम्न सदन और उच्च सदन का वर्णन संविधान में नहीं है, लेकिन यह प्रचलन में है। तो उच्च सदन जो है राज्यसभा, तो इनकी राज्यसंतर चलने वाली सदन है, यानी कि कभी इसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा का कभी विघटन नहीं किया जाता है, कभी विघटन ये नहीं होता है और निरंतर यह चलता रहता है। वहीं लोकसभा में आप देखेंगे तो इसकी अवधि है 5 वर्ष, यानी कि जब जनता द्वारा चुन करके प्रथम बैठक होता है लोकसभा में, उस दिन से लेकर के 5 वर्षों तक इसकी अवधि होता है, इनके सदस्यों की अवधि होता है। उसके बाद स्वतः विघटन हो जाता है और लोकसभा का विघटन 5 वर्षों के बाद लोकसभा का विघटन हो जाता है और सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। लेकिन राज्यसभा में सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्षों का होता है और लोकसभा में सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्ष का होता है। और 5 वर्ष में लोकसभा का विघटन हो जाता है और यह विघटित हो जाता है। राज्यसभा में 6 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं सदस्य और उसके पश्चात 1/3 सदस्य को हर दूसरे वर्ष में क्या चुनाव कराया जाता है विभिन्न राज्यों में, और चुन करके विभिन्न राज्यों के विधानमंडल के माध्यम से चुन करके जिस राज्य में सेवानिवृत्त होते हैं सदस्य, उस राज्य से हर 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष में चुनाव करके चुने हुए प्रतिनिधि राज्यसभा में आते हैं। और उसके बाद दूसरा इसमें है वह है हर तीसरे साल मनोनीत किए जाते हैं। मनोनयन होता है 12 सदस्यों के मनोनयन होता है, हर तीसरे वर्ष में मनोनयन होता है सदस्यों को, राज्यसभा सदस्यों की राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया जाता है, मनोनीत किए जाते हैं। और लोकसभा में हर 5 वर्ष में, यानी कि 5वें वर्ष में लोकसभा का विघटन हो जाता है और फिर लोकसभा का चुनाव कराया जाता है विभिन्न राज्यों में, सभी राज्यों में चुनाव कराया जाता है एक साथ और जनता द्वारा इन सदस्यों को सांसद को चुना जाता है और इनका कार्यकाल फिर से प्रारंभ होता है और लोकसभा का कार्यकाल फिर से चालू होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष का और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो वह 6 वर्षों का होता है। हम जानते हैं कि संसद की सदस्यता का क्या अर्हताएं हैं और या फिर राज्यसभा लोकसभा के जो उम्मीदवार होंगे उनकी क्या अर्हताएं होंगी और कौन कौन लोग राज्यसभा या लोकसभा के चुनाव लड़ सकते हैं, इस चीज को हम आगे जानते हैं। तो संसद की सदस्यता में हम देखेंगे पहला जो है वह है कि उसको भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि जो सदस्य लोकसभा या राज्यसभा का उम्मीदवार होगा उसको भारत का नागरिक होना जरूरी है। विदेशी नागरिक अगर होगा कोई तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, राज्यसभा लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता है। दूसरा जो है वो है राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष, यानी कि उस सदस्य को जो चुनाव राज्यसभा के लिए लड़ता है उसको उनका जो कम से कम उम्र होगा वह 30 वर्ष का होना चाहिए। और लोकसभा का जो सदस्य होगा उनको कम से कम जो उम्र होगा वह 25 वर्ष का होना जरूरी है। यानी कि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष का न्यूनतम उम्र निर्धारित किया गया है और लोकसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष का न्यूनतम जो कम से कम उम्र सीमा है वो निर्धारित किया गया है। इसके बाद अगला जो है वो है
संसद द्वारा मांगी गई अन्य अर्हताएं भी होना जरूरी है। यानी कि संसद जो निर्धारित है, संसद द्वारा जो निर्धारण किया जाता है, यानी कि संसद द्वारा जो भी अन्य अर्हताएं उम्मीदवार द्वारा मांगा जाता है उनको भी पूरा करना, उनको भी बताना या फिर उसको पूरा करना जरूरी होता है। इसके बाद जो है जो भी होते हैं सदस्य जो होते हैं संसद की, उनको जब चुनाव जीतते हैं तो उनको शपथ लेना होता है और शपथ लेने के बाद ही वह संसद का सदस्यता ग्रहण करते हैं। तो शपथ में क्या लेंगे कि वह लेंगे कि संविधान के प्रति, यानी कि दोनों, यानी कि राज्यसभा हो या लोकसभा, दोनों सदस्यों को शपथ लेनी होगी और वो बोलेंगे शपथ में कि संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा। यानी वह व्यक्ति संविधान के प्रति, भारत के जो संविधान है उसके प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा। और दूसरा जो है वह है भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखेगा। भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखेगा। इसके बाद अगला जो है वह है उससे जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा, राज्यसभा का चुनाव या फिर लोकसभा का चुनाव लड़ेगा, तो उस क्षेत्र से निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता पंजीकृत होना जरूरी है। यानी जिस क्षेत्र से, जिस निर्वाचन क्षेत्र का वह व्यक्ति आता है उस क्षेत्र का मतदाता पंजीकृत होना जरूरी है, तब जाकर के वह चुनाव लड़ सकता है। इसके बाद निर्हरताएं को भी हम देखते हैं कि संसद का सदस्य को कौन कौन कारणों से निर्भर होंगे और क्या क्या होने से निर्भरता माना गया है और इनको संविधान में क्या क्या निर्भरताएं की दिया गया, उस चीज को देखते हैं। तो पहला जो है वह सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण ना करता हो। यानी वह व्यक्ति जो संसद के लिए सदस्यता बनना चाहता है वह किसी तरह के लाभ का पद सरकारी में, यानी कि केंद्र सरकार के अधीन या फिर राज्य सरकार के अधीन किसी सरकारी सेवा में ना हो। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि राज्यपाल या फिर मान लीजिए कि संसद का कोई सदस्य है और फिर उपराष्ट्रपति है, यह लाभ का पद नहीं माना जाता है। यानी कि सरकारी पद में हो उसको सरकारी पद धारण करता ना हो, अगर धारण करता है तो वो निर्भर होगा और वह संसद के सदस्यता नहीं बन सकता है, सदस्य के निर्वाचन के लिए नहीं चुनाव लड़ सकता है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वह विकृत चित्त का न्यायालय द्वारा घोषित ना हो, वह किसी प्रकार के विकृत चित्त का ना हो। अगर विकृत चित्त का रहेगा तो वह निर्भर होगा। तीसरा जो है वह है यदि दिवालिया घोषित हो, न्यायालय द्वारा दिवालिया किसी व्यक्ति को घोषित कर दिया गया है तो वह व्यक्ति संसद के चुनाव, संसद का जो लोकसभा का चुनाव होता है और राज्यसभा का चुनाव होता है उस चुनाव में निर्भर होगा, वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वह भारत का नागरिक ना हो। अगर भारत का नागरिक ना हो, विदेशी नागरिक हो, विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लिया हो तो वो चुनाव के लिए अहर नहीं है और निर्भर है, निर्भरताएं है उसमें। इसके बाद अगला जो है वह है चुनावी अपराध हो, किसी प्रकार का चुनाव जो होता है उसमें किसी प्रकार का अपराध किया हो तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, संसद का चुनाव नहीं लड़ सकता है, लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता है। और अगला जो है वह है 2 या 2 से अधिक वर्षों की उस व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक वर्षों की सजा प्राप्त है तो वह भी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है, वह निर्भर होगा। यानी कि 2 या 2 से अधिक वर्षों की सजा जिसको मिला है वह निर्भरताएं के श्रेणी में आता है। इसके बाद अर्हताएं हैं उस चीज को हम देखते हैं। तो इसमें अगला जो है वह है चुनावी खर्च, यानी कि चुनाव अगर लड़ता है कोई सदस्य तो उसको एक निश्चित समय में चुनावी खर्च का ब्यौरा देना होता है। अगर वो असमर्थ है चुनावी खर्च देने में निश्चित समय में तो वह निर्भर होगा, निर्भरताएं होगा उसका, वह उसके लिए अहरक नहीं होगा। इसके बाद अगला जो है वह है सरकारी ठेका। सरकारी ठेका, सरकारी काम या सरकारी सेवाओं में कोई दिलचस्पी ना हो। अगर सरकारी ठेका में हो, सरकारी काम करता हो तो ऐसे व्यक्ति निर्भर होगा। अगला जो है वह व्यक्ति वैसे निगम में लाभ के पद पर ना हो जिस निगम में सरकार का 25% हिस्सेदारी है, वैसे निगम में उस व्यक्ति को लाभ के पद पर ना होना चाहिए, तब वह चुनाव लड़ सकता है। इसके बाद अगला जो है वह है उसे सरकारी सेवाओं से भ्रष्टाचार या किसी दुर्व्यवहार के कारण उसको बर्खास्त नहीं किया गया हो। अगर बर्खास्त होगा कोई व्यक्ति सरकारी सेवा से किसी दुर्व्यवहार और
किसी दुराचरण के कारण अगर बर्खास्त किया गया है तो वैसे व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगला जो है वह है विभिन्न समूहों में शत्रुता बढ़ाने और रिश्वतखोरी के लिए दंडित ना किया गया हो, यानी विभिन्न समूहों में क्या शत्रुता बढ़ाने का काम ना किया हो और रिश्वतखोरी को दंडित, रिश्वतखोरी के मामले में उसको दंडित नहीं किया हो, किसी तरह से रिश्वत ना लिया हो, वैसे व्यक्ति को चुनाव अगर दंडित है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगला जो है वह है छुआछूत, दहेज व सती जैसे सामाजिक अपराधों को प्रसार तथा संलिप्त ना हो, वैसे व्यक्ति, अगर ऐसा व्यक्ति है किसी छुआछूत या दहेज व सती प्रथा में, इन अपराधों में, सामाजिक अपराधों में संलिप्त पाया जाता है या प्रसार करने में पाया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति संसद का चुनाव, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा का चुनाव, नहीं लड़ सकता है और वह निर्भर होगा। निर्भरताएं उसमें निहित है इस चीजों के। अगला जो है वह है दल बदल के आधार पर। दल बदल के आधार पर भी निर्हक घोषित किए जाते हैं, निर्भरताएं होती है, यानी कि जब किसी पार्टी से वह सांसद बनता है या फिर संसद का कोई सदस्य बनता है तो दूसरी पार्टी बदल देता है तो वह निर्हक हो जाएगा और वह संसद का सदस्य नहीं होता है और उसको उनका पद छोड़ना पड़ जाता है। अगर वह निर्दलीय चुनाव जीतता है और बाद में किसी पार्टी का सदस्यता ग्रहण कर लेता है चुनाव जीतने के बाद, तब वह सदस्यता नहीं होता है, उनको सदस्य, संसद का सदस्य या चुनाव का पद जो होगा उसको छोड़ना पड़ेगा।